हे गाइस, स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम कंटिन्यू करेंगे इटर्नल्स मूवी पर छिड़ी बात से, जिसको हमने पहले की वीडियो में कवर किया था, जहां हम इटर्नल्स मूवी में मौजूद कई सारे टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को डिस्कस कर रहे थे। एंड ये उसका सेकंड प्लस कंक्लूडिंग पार्ट है, जिसकी शुरुआत हम करेंगे फाइंडिंग फैमिली से। बट अगर आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस पार्ट 1 को जरूर देख ले, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। So without wasting any more time, let's begin. सारे इटर्नल्स को पता है कि वो रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे को एज अ फैमिली देखते हैं। परिवार के जैसे ही वो आपस में झगड़ते हैं और अलग अलग रहते हैं, मगर जैसे ही समय आता है और एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, वो एक हो जाते हैं। और यही मेरे हिसाब से पहला स्टेप था उनका इवोल्यूशन का। जो लोग टेक्निकली उनके कोवर्कर्स थे, उनके अकॉर्डिंग उनसे वो अटैच्ड होने लगे थे। एंड आई थिंक यही वो चीज थी जो कि एरिशम ने प्लान नहीं की थी। और यहीं पे सारे इटर्नल्स लव के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, जिसके बाद से जब इनकी फैमिली अलग होती है तो फैमिली बनाने की चाह इन लोगों को मजबूर कर देती है रिश्ता बनाने के लिए, जहाँ पे सर्सी को डेन मिलता है, फेस्टस को उसका हस्बैंड, ड्रूइग को मक्कारी, स्प्राइट ढूंढना चाहती है बट उसे कोई मिलता नहीं उसके एज की वजह से। वहीं किंगो के लिए करुणी उसकी फैमिली बन जाता है। यहाँ पर जो एबिलिटी टू लव है, यही उन्हें ह्यूमैनिटी से इतना क्लोज ला देती है कि इसके बाद से इटर्नल्स दो गुट में बढ़ जाते हैं, जहाँ कुछ इटर्नल्स लव को चुनते हैं एंड वो अर्थ को बचाने का डिसाइड करते हैं, वहीं कुछ इटर्नल्स ड्यूटी को चुनते हैं, जिसके वजह से वो बाकी इटर्नल्स के अगेंस्ट रहते हैं, which leads to our next segment, that is love and duty. इकारिस मेरे लिए मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से है, बिकॉज वो एक ऐसे सिचुएशन में था जहां वो अपनी ड्यूटी के लिए अपने फैमिली को मारने के लिए तैयार था, सॉर्ट ऑफ इटाची के जैसे। और जहां बाकी इटर्नल्स अपने तरीके से कनेक्ट थे ह्यूमैनिटी से, इकारिस कभी वैसे ह्यूमैनिटी से कनेक्ट नहीं कर पाया। जहां बाकी इटर्नल्स अपनी तरीके से कनेक्ट कर रहे थे ह्यूमैनिटी से, इकारिस कभी भी वैसे ह्यूमैनिटी से कनेक्ट नहीं कर पाया जैसे बाकी कर रहे थे। द ओनली टाइम ही कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी वाज थ्रू सर्सी, जहां सर्सी और एजैक ये दोनों रियलाइज कर चुके थे कि ह्यूमैनिटी से वो काफी कुछ सीख सकते थे और ह्यूमैनिटी उनसे ना बराबरी में है, ना नीचे में है, ना ऊपर में है। वहीं बात करें इकारिस की, तो वो कभी भी ह्यूमैनिटी से कनेक्ट नहीं कर पाया, या फिर कहीं कनेक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि हमारा फेट क्या है। मे बी एजैक ऐसा फील करती थी अनटिल ह्यूमैनिटी ने अपने बलबूते में स्नैप को रिवर्स किया, जहां बाकी इटर्नल्स और डेवियंस इवॉल्व कर रहे थे थ्रू आउट द मूवी, जैसे कि सर्सी का पहली बार लिविंग चीजों को ट्रांसम्यूट करना, वहीं फेस्टस मेकिंग अटैक हंड्रेड्स ऑफ ईयर अहेड ऑफ टाइम, और डेवियंस का ऐसे इवॉल्व करना कि वो इटर्नल्स की पावर को सोख पा रहे थे। इकारिस कभी भी ऐसा नहीं कर पाया, या फिर कहें कि वो कभी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे इसकी जरूरत कभी फील ही नहीं हुई। उसने बस सर्सी से प्यार किया, और जैसा कि एमॉन टारगेरियन ने कहा था गेम ऑफ थ्रोन्स में, लव इज डेथ ऑफ ड्यूटी, वही हुआ। इवन दो इकारिस ये समझ नहीं पा रहा था कि उसकी फैमिली क्यों ह्यूमैनिटी को बचाना चाह रही है, लेकिन क्योंकि वो सर्सी से प्यार करता था, वो एंड में उम्मीद का पार्ट बनता है। एंड तब उसे फाइनली समझ आता है। उसे सर्सी के साथ बेशकीमती मोमेंट्स दिखते हैं। एंड यहाँ पर हम विलियम ब्लेक के पोएम के उन शब्दों को समझ पाते हैं कि इकारिस को इन छोटी मेमोरीज में ब्रह्मांड की वो खूबसूरती दिखती है, और वो समझ पाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। एजैक को मारने का रिग्रेट, गिलगामेश को ना बचाने का रिग्रेट, एंड स्प्राइट को फेबल के जैसे ट्रीट करने का रिग्रेट उसको अंदर से तोड़ देता है, जिसके पश्चाताप के लिए वो खुद को सूरज में झोंक देता है। सो इटर्नल्स, डेविएंट, ह्यूमंस, ये सब के सब क्रिएशन है आरिशम की। मगर जैसे ह्यूमंस मूवी के स्टार्ट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सीखते हैं, वैसे इटर्नल्स ह्यूमन से लव और फ्री विल एक्सरसाइज करना सीखते हैं। इस फ्री विल के चक्कर में कई बार हम अपनों को चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन इस फ्री विल के दम पे ही हम दूसरों को बचाते हैं। और इस चीज का एग्जाम्पल आपको एमसीयू के अंदर अच्छे से मिल जाएगा, जहाँ ह्यूमंस हमेशा ही एक दूसरे को सेव करते रहते हैं। एलियन, विजार्ड्स, मैजिशियन, स्पेस एल्व्स एंड ना जाने कितनी सारी चीज। ह्यूमन गॉड तब नहीं बनता जब उसके पास सुपर पावर आ जाता है,
ह्यूमंस गॉड तब बनते हैं जब वो दूसरे को बचाने का सोचते हैं, और इसीलिए हम कैप्टन और टोनी स्टार्क इन सब की इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, इवन दो वी नो कि वो थॉर के पावर्स के सामने नहीं टिक पाएंगे जो कि लिटरल गॉड है, लेकिन उनके एक्शंस हमें मोटिवेट करते हैं। और यही चीज इटर्नल्स को भी करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एजैक के अंदर चेंज तब आता है जब टोनी स्नैप करता है। सारे इटर्नल्स धीरे धीरे करके ये लर्न करते हैं मूवी के अंदर कि उनके पावर्स उन्हें गॉड नहीं बनाती है, बल्कि जो चाह है दूसरे को बचाने की, ये चीज उन्हें गॉड बनाती है। और जैसा कि निश्चय ने कहा था, गॉड डेड है। आई थिंक इटर्नल्स और भी ज्यादा प्यार डिजर्व करती है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मूवी है। प्लस ये जो मार्वल का एक बेसिक सा ढांचा बना हुआ है, उससे हट कर कुछ बनाती है। मैं आपको मेरी तरह ये मूवी एनालाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस मूवी को रिवॉच करोगे तो आप एक ओपन माइंड के साथ करना। ऐसा नहीं है कि इस मूवी में फ्लॉज नहीं है, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे फ्लॉज हैं। पर्सनली आई थिंक ये मूवी थोड़ी और छोटी हो सकती थी एंड और भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता था। डेवियंस को और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था, लेकिन जैसा कि डेविड फिंचर ने कहा था, आप एक मूवी बनाने का सही तरीका मूवी बनाने के बाद जानते हो। वैसे यहाँ भी हमारे कामियां निकालना आसान है अभी, लेकिन एक इतने बड़े बजट पे बेसिकली एक आर्ट मूवी बनाना बहुत बड़ी बात है। ये मूवी और भी कई सारे थीम्स को एक्सप्लोर करती है, जैसे आइडेंटिटी, डाइवर्सिटी और फैमिली, जो मैं डिटेल में उतने अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाया, क्योंकि आई थिंक उनको कोई भी नोटिस कर लेगा। बट मैं चाहता हूं कि आपका क्या परसेप्शन था इटर्नल्स देखने के बाद, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इस वीडियो को देखने के बाद से आपका परसेप्शन बदला या नहीं बदला, मुझे जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर से इटर्नल्स को देखते हैं और आपको कुछ नया उसमें दिखता है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे